सोलो लेवलिंग का सीजन 2 खत्म हुए काफी टाइम हो चुका है, लेकिन अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको संग जिन्वो की पावर का असली स्केल ही नहीं पता। एंड अगर तुम भी उन्हीं लोगों में से आते हो तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आज हम जानेंगे जिन्वो की सभी पावर्स के बारे में जिन्होंने उसे वर्ल्ड के वीकेस्ट हंटर से शैडो मोनार्क द इमॉर्टल गॉड बना दिया। और हाँ, मैं इन पावर्स को रैंक नहीं करने वाला बल्कि रैंडमली पिक करके एक्सप्लेन करूंगा। एंड साथ में ये भी बताऊंगा कि जिन्वो को ये पावर्स कब मिली थी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, वरना तुम जिन्वो की पावर्स का हाफ भी नहीं समझ पाओगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। तो नंबर 1 पे जो पावर आती है उसका कोई एक्चुअल नाम तो नहीं है, लेकिन हम उसे कहेंगे द सिस्टम पावर। वेल, ये पावर जिन्वो को उस वक्त मिली थी जब वो कार्टन एंड टेम्पल के डबल डंजन में ऑलमोस्ट मरने वाला था, लेकिन उसके सामने एक सीक्रेट क्वेस्ट एक्टिवेट हुआ जिसमें लिखा था यू हैव बीन सेलेक्टेड एज अ प्लेयर। एंड इसी के बाद से ही द सिस्टम ने जिन्वो को एक आरपीजी गेम जैसे इन्वायरमेंट में डाल दिया जहाँ वो एक्सपी कमाकर और भी स्ट्रॉन्ग बन सकता था। एंड ये पावर जिन्वो को डेली कुछ फिजिकल क्विज दिया करती थी, जिसे कंप्लीट करने पर उसे रिवॉर्ड्स और एबिलिटी पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे वो अपने बाकी स्टैट्स को इंक्रीज कर सकता है। अब स्टैट्स बोले तो जैसे स्ट्रेंथ, परसेप्शन, एजिलिटी, विटैलिटी एंड इंटेलिजेंस। और अब इन स्टैट्स के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना तो तुम जानते ही होगे। वेल, ये पावर जिन्वो की बाकी सभी पावर्स का बेस भी है, लेकिन जब जिन्वो ने शैडो मोनार्क की असली पावर को इनहेरिट किया था तो उसके बाद द सिस्टम की कोई जरूरत नहीं रही, इसलिए सिस्टम खुद से डीएक्टिवेट हो गया था। तो मैंने द सिस्टम पावर को बहुत डीपली एक्सप्लेन इसलिए किया है क्योंकि जैसा मैंने कहा ये जिन्वो की सभी पावर का बेस है, लेकिन मैं बाकी पावर्स को इतना डीपली एक्सप्लेन नहीं करूंगा वरना बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। नंबर 2 पे आती है असैसिन टाइप स्किल्स की पावर। वेल, सिस्टम मिलने के बाद जिन्वो को सबसे पहली क्लास असैसिन ही मिली थी, एंड नाम से ही समझ आता है कि ये पावर उसे असैसिन टाइप एबिलिटीज प्रोवाइड करती है, जैसे साइलेंट मूवमेंट, जिससे वो अपनी प्रेजेंस को कम्प्लीटली हाइड कर देता है और ना ही उसके स्टेप्स की आवाज आती है और ना ही उसके मूवमेंट डिटेक्ट हो पाती है। इस एबिलिटी का मेन फोकस एनिमी के परसेप्शन को कंफ्यूज करना होता है। फिर आती है क्रिटिकल अटैक, जिससे वो एनिमी के वीक स्पॉट को फाइंड करके उस पर अटैक करता है विद हाई डैमेज। एंड लास्ट में आती है स्टेल्थ, जिसकी मदद से जिन्वो गायब रखे अपने अपोनेंट की मारता है, आई मीन अपने अपोनेंट को मारता है। वैसे तो ये जिन्वो को कांग तंगशिक से जीतने के बाद मिली थी, बट फिर भी ये जिन्वो की असैसिन टाइप स्किल्स में आती है और इसी पावर ने जिन्वो को उसके इनिशियल ग्रोथ फेस में मदद की थी। नंबर 3 पे आती है शैडो एक्सट्रैक्शन की पावर। वेल, ये पावर जिन्वो की सबसे कोर और आइकॉनिक पावर है, एंड इस पावर का यूज करके वो किसी भी मैजिक बीस्ट या इंसान को मारकर उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट करके अपना लॉयल शैडो सोल्जर बना लेता है। एंड ये पावर जिन्वो को तब मिली थी जब उसने कार्टन टेम्पल के बाद एक जॉब चेंज क्वेस्ट कंप्लीट किया और शैडो मोनार्क क्लास अनलॉक की थी, और इसी पावर की मदद से जिन्वो ने इतनी बड़ी शैडो आर्मी बनाई। बट इनिशियली शैडो एक्सट्रैक्शन हर बार सक्सेसफुल नहीं होती, जैसा हम बारुको के केस में देख भी पाए थे, बिकॉज जिन्वो अपने से ताकतवर की शैडो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, और अगर किसी को मरे हुए काफी टाइम हो चुका है तो जिन्वो उसकी भी शैडो को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। बट अगर फिर भी कर लेता है तो वो शैडो अपने आप टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन जिन्वो की ताकत बढ़ने के साथ साथ उसका सक्सेस रेट भी इंक्रीज होता गया। मैं अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये एबिलिटी उसके लिए एक आर्मी बिल्ड करने का काम करती है, जिससे वो सोलो पूरे डंजन या इवन वॉर तक को जीत सकता है। नंबर 4 पे आती है शैडो प्रिजर्वेशन। तो ये पावर एक एडवांस शैडो एबिलिटी है जो कि जिन्वो को शैडो मोनार्क की पावर इनहेरिट करने के बाद मिली थी। एंड शैडो प्रिजर्वेशन की मदद से जिन्वो किसी भी इंपॉर्टेंट या क्लोज पर्सन की सोल को शैडो की फॉर्म में प्रोटेक्ट कर सकता है ताकि उन्हें फ्यूचर में रिवाइव किया जा सके। एंड ये पावर सिंपल एक्सट्रैक्शन से अलग होती है क्योंकि ये डेड बॉडी को डिके होने से बचाती है, जैसे वो टाइम के बाहर प्रिजर्व हो गई हो। ये एक इमोशनल और स्ट्रेटेजिक पावर है जो कि जिन्वो को ट्रू मोनार्क की फील देती है। नंबर 5 पे आती है शैडो रेजरेक्शन या फिर शैडो रीजनरेशन भी कह सकते हो। अब भले ही ये पावर सुनने में शैडो प्रिजर्वेशन से मैच करती हो, लेकिन इसका यूज बिल्कुल अलग है। लेट मी एक्सप्लेन। तो जैसा मैंने कहा था, जिन्वो शैडो प्रिजर्वेशन में किसी भी पर्सन की शैडो को प्रिजर्व करके रख लेता है ताकि उन्हें फ्यूचर में रिवाइव किया जा सके। वहीं शैडो रीजनरेशन का मतलब है कि अगर कोई शैडो सोल्जर बैटलफील्ड में मारा जाए तो जिन्वो उसे वापस जिंदा कर सकता है, वो भी उसकी फुल स्ट्रेंथ के साथ, जिससे जिन्वो लंबे टाइम तक किसी भी फाइट में टिक पाता है और इवन जीत भी लेता है। एंड अब बात करें कि ये पावर जिन्वो को कब मिली थी, तो ये तो मांगा या एनिमे के अंदर कहीं पर भी नहीं बताया गया, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब जिन्वो को शैडो एक्सट्रैक्शन पावर मिली थी तभी उसे ये पावर भी मिली होगी। देन नंबर 6 पे आती है शैडो एक्सचेंज की पावर। वेल, आई नो कि जिन्वो के लगभग सभी पावर्स में शैडो वर्ड का यूज हो रहा है, लेकिन हम कर भी कह सकते हैं। आखिर हम बात भी उस बंदे की कर रहे हैं जो कि खुद शैडो मोनार्क है। सो शैडो एक्सचेंज एक ऐसी ओपी पावर है जो कि जिन्वो को अपनी लोकेशन किसी भी शैडो सोल्जर के साथ इंस्टेंटली स्वैप करने की एबिलिटी देती है, फिर भले ही जिन्वो कितने भी दूर क्यों ना हो। एंड ये पावर उसे फेक डीमन मोनार्क को हराने के बाद मिली थी और इसकी मदद से वो बैटलफील्ड में टेलीपोर्ट जैसी मूवमेंट कर सकता है। अब भले ही ये पावर जिन्वो को एनिमे के अंदर रिसेंटली मिली हो, लेकिन मांगा के अंदर जिन्वो इसे नेक्स्ट लेवल पर मास्टर कर लेता है, जिसका यूज जिन्वो एनिमीज को कंफ्यूज करने या इमरजेंसी में तुरंत पहुंचने के लिए करता है। अब इनिशियली तो जिन्वो उसका यूज लगातार नहीं कर पाता क्योंकि इसको कूल डाउन होने के लिए 3 घंटे का टाइमर लगता है, बट मांगा के अंदर आगे देखो तो ये लगभग खत्म ही हो जाता है। अगर मेरे पास ये पावर होती तो मैं इसका यूज किसी और ही तरीके से करता। तो नंबर 7 पे जो पावर आती है उसका नाम है शैडो स्टोरेज। वेल, इतनी बड़ी शैडो आर्मी को स्टोर करने के लिए किसी पर्टिकुलर जगह की नीड तो होती होगी, वरना अगर जिन्वो हमेशा उन्हें अपने साथ रखता तो उसे दिक्कत हो सकती थी, बिकॉज वो जिन्वो के माना का यूज करते हैं। नहीं समझ आया ना? आओ खुल के समझाता हूँ। तो शैडो स्टोरेज एक ऐसी एबिलिटी है जो कि जिन्वो को शैडो मोनार्क बनने के बाद मिली थी। ये पावर उसके लिए एक डायमेंशनल स्पेस जैसा काम करती है, जहाँ वो अपनी पूरी शैडो आर्मी को स्टोर कर सकता है, और वो भी बिना किसी लिमिट के। और जिन्वो चाहे किसी डंजन या बैटलफील्ड में क्यों ना हो, वो बस अपनी सोच से पूरी शैडो आर्मी को वहाँ समन कर सकता है। और एंड द एंड इस एबिलिटी ने जिन्वो की कॉम्बैट स्पीड और
और स्ट्रेटेजी दोनों नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दी थी। तो अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट में जरूर बताना कि मैंने पूरी वीडियो में शैडो आर्मी वर्ड कितनी बार बोला है। लेट्स चेक के कौन सबसे करेक्ट बताता है। नाउ नंबर 8 पे आती है मेरी पर्सनल फेवरेट पावर्स में से एक, रूलर्स अथॉरिटी। वेल अगर सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो ये एक टेलीकिनेसिस जैसी एबिलिटी है जिससे जिन्वू बिना छुए किसी भी ऑब्जेक्ट या क्रिएचर को हवा में उड़ा सकता है या दूर फेंक सकता है। अब वैसे तो ये एबिलिटी रूलर्स यूज किया करते हैं एंड दैट्स द रीजन कि इस पावर का नाम रूलर्स अथॉरिटी है। लेकिन अब तुम भी सोच रहे होगे कि फिर ये पावर जिन्वू के पास आखिर कर क्या रही है, बिकॉज वो तो शैडो मोनार्क का वैसा है ना। वेल अगर तुमने सोलो लेवलिंग की पूरी मानवा को सही से पढ़ रखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि अपना शैडो मोनार्क ऐश बॉन्ड भी पहले रूलर हुआ करता था जिसका नाम था द ग्रेटेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट। दैट्स व्हाई ये रूलर्स स्किल इनडायरेक्टली जिन्वू को मिल गई और इसका यूज उसने मोनार्क्स के खिलाफ और कई डेंजर्स में किया है और इस पावर को भी जिन्वू ने काफी अच्छे से मास्टर कर लिया है जिससे उसकी ऑफेंस और कंट्रोल दोनों बूस्ट हुए। ये पावर जिन्वू को रेड कमांडर इग्रिस से जीतने के बाद जो रन स्टोन मिला था उसे ब्रेक करने पर मिली थी। तो अपनी पर्सनल फेवरेट पावर को सबसे ज्यादा टाइम देते हुए बढ़ते हैं पावर नंबर 9 की ओर, जो कि है मोनार्क डोमेन। वेल ये पावर सिंपल ऑरा नहीं बल्कि एक बैटलफील्ड चेंजिंग डोमेन है। जब जिन्वू इस पावर को एक्टिवेट करता है तो उसके आसपास का पूरा एरिया एक डार्क डायमेंशन में बदल जाता है और इस डोमेन के अंदर उसके हर शैडो सोल्जर की स्ट्रेंथ, स्पीड और रिफ्लेक्सेस ड्रास्टिकली 50% बूस्ट हो जाती हैं। ये डोमेन ना सिर्फ उन्हें ज्यादा पावरफुल बनाता है बल्कि उनका कोऑर्डिनेशन भी सुपर नेचुरल लेवल पे चला जाता है जैसे वो एक ही माइंड में काम कर रहे हो। एंड मोनार्क डोमेन एक पैसिव फियर भी क्रिएट करता है जिससे एनिमीज की विल पावर तक क्रश हो जाती है और ये पावर जिन्वू को डीमन कासल के 70th फ्लोर तक पहुंचने के बाद मिली थी, जिसका फर्स्ट यूज हमने उसे हाई ऑर्क आर्क में कारगलन के सामने करता हुआ देखा था। ये वही एपिसोड था जिसने क्रंची रोल के सर्वर के लसन लगा दिए थे। देन नंबर 10 पे पावर आती है ड्रैगन स्फीयर। तो ड्रैगन स्फीयर जिन्वू की सबसे टेरिफाइंग पावर में से एक है। ये पावर जिन्वू को तब मिली थी जब उसने दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रैगन कामिश के रन स्टोन को कंज्यूम किया एंड इस पावर का इफेक्ट सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि साइकोलॉजिकली भी होता है। वेल जिन्वू इस पावर को एक्टिवेट करने के लिए अपनी सोल को मैनिफेस्ट करके चीखता है जिससे एनिमीज कांप उठते हैं। उनके दिल में इतना ज्यादा डर बैठ जाता है कि वो काइंड ऑफ ब्लैंक हो जाते हैं और कोई भी मूव नहीं कर पाते। इसका फायदा उठाते हुए अपना जिन्वू उन्हें वन शॉट कर देता है। इवन एस रैंक हंटर्स भी इस पावर से कंफ्यूज और हेजिटेट हो जाते हैं। बट इस पावर का बड़ा ड्रॉप पॉइंट ये है कि जिन्वू इसे अपने से पावरफुल अपोनेंट पे यूज नहीं कर सकता, बट वीक अपोनेंट्स के लिए ये पावर वाकई में काफी टेरिफाइंग है एंड इसका फर्स्ट यूज हमने जिन्वू को फाइनल फाइट में आंतरस के सामने करता हुआ देखा था। नंबर 11 पे जो पावर आती है उसका नाम है टेरेट्री ऑफ इटर्नल रेस्ट, जो कि जिन्वू की सबसे ज्यादा ओपी पावर है। टेरेट्री ऑफ इटर्नल रेस्ट एक ऐसी डिवाइन डायमेंशन है जिसको जिन्वू ने फाइनल फाइट के बाद बनाया था। जब जिन्वू ने सभी मोनार्क्स को हराने के बाद दुनिया में पीस लाया तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने पूरे टाइम लाइन को रिसेट करेगा ताकि वो लोग जो इस वॉर में मारे गए उनको वापस लाया जा सके और इसी पर्पस के लिए जिन्वू ने अपनी पूरी शैडो आर्मी के साथ एक जगह बनाई जो कि ना दुनिया का हिस्सा थी और ना ही किसी और डायमेंशन का, बल्कि एक कैजुअल स्पेस था जहां टाइम जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। जब जिन्वू उस मोड में होता है तो नॉर्मल टाइम फ्लो उस पर इफेक्ट नहीं करता एंड कोई भी अटैक, एक्शन या इवेंट उसके अगेंस्ट कॉज नहीं कर सकता क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस टाइम के बाहर होता है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूं तो तुम उसे मारने की सोच भी नहीं सकते जब तक वो खुद अलाउ ना करे। एंड ये पावर जिन्वू को फुल शैडो मोनार्क ऐशबॉर्न फॉर्म में मिली थी और इसमें कोई डाउट नहीं कि श्रीलम यानी टेरेट्री ऑफ इटर्नल रेस्ट में जिन्वू एक इमॉर्टल गॉड बन जाता है एंड काइंड ऑफ रियलिटी तक को मैनिपुलेट कर सकता है जिससे कोई उसे मार भी नहीं सकता अनलेस अगर वो खुद मरना चाहे। तो यही थी जिन्वू की सभी इंपॉर्टेंट पावर जो कि उसे एक हंटर से इमॉर्टल गॉड बनाती हैं। एंड जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि जिन्वू के पास बहुत सारी पावर्स हैं जैसे ब्लड लस्ट, क्विक सिल्वर, मल्टीलेशन एंड डैगर रश, लेकिन इन पावर्स का भी लगभग वही यूज है जो कि बाकी पावर्स का है। जैसे किसी में स्ट्रेंथ मिल जाती है, किसी में स्पीड और किसी में शैडो आर्मी का फायदा होता है और नॉर्मल एमसी पावर्स भी हैं जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, लॉन्गिविटी, इम्यूनिटी एंड डिटॉक्सिफिकेशन जिससे उस पर पॉइजन भी कोई असर नहीं करता। एंड रीजनरेशन पावर तो नेक्स्ट लेवल पर है ही जिससे वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट को चुटकियों में हील कर सकता है। ये सभी वो पावर्स हैं जो कि ज्यादातर मेन कैरेक्टर्स के पास होती है, लेकिन जो पावर मैंने एक्सप्लेन करी है वो सिर्फ अपने शैडो मोनार्क आई में जिन्वू के पास हो सकती है। लेकिन अगर फिर भी कोई पावर रह गई हो जो कि तुम्हें लगता है कि इस लिस्ट में होनी चाहिए थी तो तुम मुझे कमेंट के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे कमेंट पढ़ने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आता है। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना मत भूलना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे और मजेदार एनीमे कंटेंट के लिए। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में। टेक केयर, टाटा, बाय बाय, आरिगातो।